नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑलराउंडर चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि जिनका 100% संभावना रहती है, बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की। जैसे हम बात करें कि बैंकिंग, जैसे हमारा हो गया आरआरबी एनटीपीसी अभी एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें आ सकता है, और बैंकिंग, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में आ सकते हैं, क्योंकि जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट, टेट, पेट सभी में, सुपर टेट, सब कुछ जितने भी एग्ज़ाम गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम होते हैं सभी में आ सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पर अब चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जीके इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है हेलमार्क। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हेलमार्क चिन्ह का किन उत्पादों पर लगाया जाता है। हेलमार्क का चिन्ह जो होता है, हेलमार्क चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है। ऑप्शन है खाद्य पदार्थों पर, ऑप्शन 2 है पेट्रोलियम उत्पाद पर, और ऑप्शन 3 है पर्यावरण मित्र उत्पाद पर, और ऑप्शन चौथा है कि स्वर्णाभूषण। स्वर्णाभूषण मतलब जो सोने के आभूषण होते हैं उन पर। तो यहाँ पर हेलमार्क चिन्ह का जो हेलमार्क का चिन्ह होता है, जो हमारे स्वर्ण आभूषण होते हैं, मतलब कि जो सोने के आभूषण होते हैं उन पर प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, स्वर्ण आभूषण पर हेलमार्क चिन्ह का उपयोग किया जाता है। सो उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो बने रहे आप लोग वीडियो के अंत तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है कि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं। ऑप्शन है पायराइट्स को, ऑप्शन है कि सेकंड ऑप्शन फ्लोराइड्स को, ऑप्शन 3 है पायरोलुसाइड्स को, और ऑप्शन 4 है गैलेना को। तो जो बेवकूफ़ों का सोना है, बेवकूफ़ों का सोना हम पायराइट्स को कहते हैं। पायराइट्स को हम बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट का राइट आंसर होगा। पायराइट को हम बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं, उसका आपका जवाब नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है शुद्ध सोना, जिसको प्योर गोल्ड कहा जाता है इंग्लिश में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है। 18 कैरेट का होता है, या 20 कैरेट का, या 22 कैरेट का, या 24 कैरेट का। तो बात करें अगर शुद्ध सोने का, तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, 24 कैरेट शुद्ध सोना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। न्यूनतम होगा, अधिकतम होगा, समान रहेगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि यदि कुंडली का जो तल है, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अगर समांतर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो अगर हमारा जो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, समांतर मतलब कि उसी पर बिल्कुल पैरेलल है, तो उस समय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो हमारा न्यूनतम रहेगा। और अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कुंडली के अगर समांतर ना होकर समलंब होता है, तो हमारा वो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। यहाँ पर प्रिंट होने में मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर इसका आंसर नहीं बताया गया, लेकिन इसका आंसर फर्स्ट होगा, न्यूनतम होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है। 18 कैरेट का अगर कोई मिश्रित सोना है तो उसमें शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा। तो जो 18 कैरेट मिश्रित सोना होगा उसमें शुद्ध सोने का प्रतिशत होगा 75% होगा, मतलब 75% शुद्ध सोना होगा। 18 कैरेट का मिश्रित सोना है तो उसमें 75% मिश्रित सोना होगा, शुद्ध सोना होगा। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में 75% शुद्ध सोना होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पारा का निष्कर्षण किया जाता है। पारा का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है। गैलेना से, शनिवार से, बॉक्साइट से, या पायरोलुसाइड से। तो अगर बात करें पारा का जो निष्कासन है, पारा का निष्कासन हम शनिवार से करते हैं। शनिवार से हम पारा का निष्कासन करते हैं। शनिवार एक हमारी विधि होती है, उस विधि से हम पारा का निष्कासन करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा, शनिवार से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव धातु है।
द्रव धातु कौन सी है? सोडियम, बेरिलियम, लिथियम या मरकरी? तो मरकरी जो है हमारी, मरकरी एक द्रव धातु है, मतलब कि हमारी लिक्विड धातु है, लिक्विड मेटल है मरकरी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ऐसा उम्मीद है आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर के नाम से क्या जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से एल्यूमिनियम जाना जाता है, प्लेटिनम जाना जाता है, मरकरी जानी जाती है या पैलेडियम जाना जाता है? तो जो हम अगर बात करें क्विक सिल्वर की, तो जो क्विक सिल्वर है, क्विक सिल्वर को हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। तो मरकरी को हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर 3rd होगा, मरकरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन समान ताप पर द्रव है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से साइंस के क्वेश्चंस हैं जो कि लगभग हर एग्जाम में आने की संभावना जिनकी रहती है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं कि साइंस का बिल्कुल ही हमारी न्यू है। अगर आप इतना चीज़ भी नहीं साइंस में जानते हैं तो समझिए आप कुछ भी साइंस में नहीं जानते हैं। तो इसलिए आपको आपके ये टॉपिक्स जो हैं ये तैयार रहने बहुत ही बेहद ही ज़रूरी हैं अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर कौन द्रव है? सीसा है, पारा है या निकेल है या टिन है? तो सामान्य ताप पर द्रव की अगर बात करें तो पारा जो हमारा होता है, पारा जिसको हम पारा जो हमारा होता है वो लिक्विड होता है। तो हमारा जो सामान्य ताप होता है, इससे 25 डिग्री सेल्सियस को हम सामान्य ताप मानते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य ताप पर पारा हमारा जो होता है वो द्रव रहता है। तो पारा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहा जाता है? पारा तथा किसी अन्य धातु, या कह सकते हैं पारा तथा धातु के मिश्रण को क्या कहा जाता है? एक्वा प्योर या एक्वा रेजिया या क्विक सिल्वर या अमलगम? अमलगम। तो पारा और धातु के मिश्रण को हम अमलगम कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, अमलगम। अगला क्वेश्चन है तत्व जो अमलगम में अनिवार्यता होता है। कौन सा तत्व होता है जो अमलगम में अनिवार्यता होता है? तो अभी आपने यहाँ पर देखा पारा को हम मरकरी कहते हैं, मरकरी के नाम से पारा को जाना जाता है। तो जो अमलगम बनता है वो पारा, या कह सकते हैं आप कि मरकरी और धातु के मिश्रण से बनता है। तो जब मरकरी या धातु के मिश्रण से अमलगम बनता है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि मरकरी जो होगी अनिवार्य तत्व एक होगा अमलगम में मरकरी एक अनिवार्य तत्व होगा। तो मरकरी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। पारे का जो उपयोग किया जाता है साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। जो तापमान मापते हैं उनमें पारा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? आपको इसकी विशेषता बतानी है, किस विशेषता के कारण इसे साधारणतः हम सिर्फ तापमापी यंत्रों में ही उपयोग करते हैं। पारे का सिर्फ तापमापी यंत्रों में ही उपयोग किए जाने का क्या कारण है, आपको ये बताना है। इसकी उच्च घनत्व के कारण इसका उपयोग किया जाता है, कम द्रव्यता के कारण, या उच्च संचालन शक्ति के कारण, या उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण? तो जो पारा होता है, पारा की भी मुख्य विशेषता होती है कि इसमें उच्च संचालन शक्ति होती है, जिस कारण से पारा का उपयोग हम तापमापी यंत्रों में करते हैं। तापमापी यंत्रों में पारा का उपयोग उच्च संचालन शक्ति के विशिष्ट गुण के कारण उसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, उच्च संचालन शक्ति के कारण। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित अधिक उपयुक्त कौन सा होता है? जो ट्रांसफार्मर के क्रोड होते हैं, क्रोड में हम किसका उपयोग करते हैं? नर्म लोहा का, तांबा का, निकेल का, या निकेल स्टेनलेस स्टील का? तो अगर हम ट्रांसफार्मर के क्रोड की अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है तो उसको बनाने में हम नर्म लोहा का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए। एक जानकारी आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर आप के स्टडी चैनल सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, आपको PDF नोट्स भी वहाँ पर दिए जाते हैं, और डेली वहाँ पर आपको क्विज कराया जाता है। आप क्विज के माध्यम से आप सेल्फ परीक्षण आप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कितना मालूम है तो वहाँ पर आपको हमेशा क्विज कराया जाता है, आपको नोट्स भी दिए जाते हैं बाकायदा, वहाँ पर जाकर नोट्स भी ले सकते हैं। लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, या स्व प्रेरण के सिद्धांत पर, या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर?
तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है, आपको ये बताना है। तो जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, मतलब कि ट्रांसफार्मर विद्युत कैसे उत्पन्न करता है, अगर इसकी बात करें ये सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, या एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में है, या एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्टता जो होती है उसको घटाने और बढ़ाने में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। लेंज का नियम आपको बताना है। लेंज का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, या ऊर्जा संरक्षण का, या संवेग संरक्षण का, या द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण दोनों का। तो यहाँ पर आपको बताना है लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है लेंज। तो यहाँ पर सेकंड आंसर इसका राइट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम लेंज का नियम है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है। चुंबकीय कौन सा पदार्थ है आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर क्वार्ट्ज, ऑप्शन सेकंड है विस्मित, ऑप्शन थर्ड है निकेल, और ऑप्शन फोर्थ है डोमेन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ ऐसा है जो कि चुंबकीय है। चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो निकेल जो है, निकेल एक चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक लंबी धारावाही कुंडली क्या कहलाती है। एक लंबी धारावाही कुंडली क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है, या डोनेम कहलाती है, टोरॉइड कहलाती है, इनमें से कोई नहीं कहलाती है। तो अगर बात करें कि एक लंबी धारावाही कुंडली जो होती है, तो जब एक लंबी धारावाही कुंडली बना दी जाती है तो लंबी धारावाही कुंडली हमारी परिनालिका कहलाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, परिनालिका। एक लंबी धारावाही कुंडली परिनालिका कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर के थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। आपको बताना है रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है उसका क्या कार्य है, तापमान को कम करने का, या हिमयान ताप को बढ़ाना, या एक समान ताप बनाए रखना, या गलनांक को घटाना। तो जो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो कार्य है उसकी अगर बात करें तो थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में एक समान तापमान बनाए रखना इसका थर्मोस्टेट का काम होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ऊर्जा संरक्षण का, या कार्य संरक्षण का, या ताप संरक्षण का, इनमें से कोई नहीं का। तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ताप संरक्षण के अवधारणा की पुष्टि करता है। जो ताप संरक्षण की अवधारणा है उसकी पुष्टि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन आक्सीय कारक एवं अवकारक दोनों है। मतलब कि आक्सीय कारक और अपचायक आपको इसमें बताना है कि कौन है दोनों, H2O2 या KClO3 या KMnO4 या H2S। तो इसमें से आपको बताना है कि आक्सीय कारक और अवकारक दोनों कौन से पदार्थ हैं। तो अगर बात करें H2O2 की, H2O2 जो H2O2 हमारा है ये हमारा आक्सीय कारक और अवकारक दोनों पदार्थ में आता है। तो H2O2 ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोहा का क्यूरी ताप होता है। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है, 475 डिग्री सेल्सियस, या 335 डिग्री सेल्सियस, या 635 डिग्री सेल्सियस, या 780 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि लोहा क्यूरी का ताप कितना होता है, 450 डिग्री सेल्सियस, 575 डिग्री सेल्सियस, 635 डिग्री सेल्सियस एंड 780 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कितना होता है। तो लोहा का जो क्यूरी ताप होता है वो 780 डिग्री मतलब 780 डिग्री होता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। लोहा का क्यूरी ताप 780 डिग्री होता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः हम लोहा का उपयोग करते हैं। आप सभी को पता है लोहा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोहा का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः हम लोहा का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है? पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है? उत्तर में होता है, दक्षिण में होता है, पूर्व में, पश्चिम में? तो अगर बात करें पृथ्वी के चुंबक के उत्तरी ध्रुव की दिशा के बारे में, तो उत्तरी ध्रुव का दिशा होता है दक्षिण में। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव का दिशा दक्षिण में होता है। अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? विषुवतीय रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 45 डिग्री? तो विषुवतीय रेखा पर जो नति कोण होता है उसका मान होता है 0 डिग्री। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। 0 डिग्री होता है नति कोण का मान विषुवतीय रेखा पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिंदु चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन विक्षेपित नहीं हो सकता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा है जो गतिमान अवस्था में विक्षेपित नहीं होता है? प्रोटॉन नहीं होता है, अल्फा किरण नहीं होती है, या कैथोड किरणें नहीं होती हैं, या न्यूट्रॉन नहीं होती हैं? तो अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कौन नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो गतिमान नहीं होता है। और प्रोटॉन, अल्फा कण और कैथोड किरणें तीनों ही गतिमान अवस्था में होती हैं चुंबकीय क्षेत्र में। सिर्फ न्यूट्रॉन ही है जो गतिमान अवस्था में नहीं होता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मोटर के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? जो मोटर कार का हेडलाइट होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या उत्तल लेंस का, या उत्तल लेंस का? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें तो हमें पता चलेगा आपने वीडियो को एंड तक देखा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आपकी जानकारी का परीक्षण हो सके कि आपने वीडियो को कितने ध्यान से देखा है या आप क्या जानते हैं साइंस में अभी। तो अगर बात करें मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। मैं यहाँ पर आपको इसका जवाब नहीं बताने वाला हूँ। आशा उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपकी आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर अभी आप नए आए हो, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर डेली मिलते रहेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगी। आप सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी अटेंडेंस लगा पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल।